Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए आज यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों का होगा CDP पेपर 2 के लिए आप लोगों की कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आपको सारे ही क्वेश्चन पेपर 2011 से लेकर के 2024 तक सारे एग्जाम पेपर यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे। और देखिए जो क्वेश्चन पेपर आज आपका यहाँ पर होने वाला है 2015 का क्वेश्चन पेपर है। एक क्वेश्चन पेपर और 2015 का मैंने आप लोगों को कराया है। देखिए वो जो क्वेश्चन पेपर था वो सितंबर का था, ये आप लोगों का फरवरी का है। तो शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगॉत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास और अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। तो देखिए विकास अधिगम से स्वाधीन है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है, विकास अधिगम का समानार्थक है या फिर अधिगम और विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा। वाइगॉत्स्की के द्वारा प्रस्तावित जो विकास और अधिगम है उसके बीच का संबंध आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर देखिए इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि विकास प्रक्रिया जो होती है वो अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है कोलवर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। तो देखिए कोलवर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोलवर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, या फिर कोलवर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तर्कता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। कोलवर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। तो देखिए आलोचना वाला क्वेश्चन मल्टीपल टाइम एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो देखिए आलोचना क्यों की जाती है इनके सिद्धांत की, क्योंकि इन्होंने जो पुरुष और महिलाएं हैं इनकी नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, इसीलिए इनके सिद्धांत की आलोचना की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला, देखिए कंपटीशन बच्चों के अंदर पैदा नहीं करना है। वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश, देखिए आप इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं बच्चे को, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हों। देखिए जब बच्चा स्वयं के लिए कुछ करने के लिए कोई भी स्टेप उठा रहा है, आप उसको एनकरेज कर रहे हैं, तो वो पॉइंट बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है पेडागोजी में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध, देखिए आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह कौन सा हो सकता है। तो जब हम सेल्फ अवेयर होते हैं, कौन से स्टेज में हम सेल्फ अवेयर होते हैं, कौन सी इंटेलिजेंस होती है। तो देखिए म्यूजिकल कब होती है, जब बच्चे के अंदर लय ताल आती है, तब बच्चे के अंदर कौन सी होती है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है। स्पिरिचुअल, देखिए आध्यात्मिक की यहाँ पर कोई बात नहीं, लिंग्विस्टिक भाषा होती है, जब कवि की बात हम लोग करते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाती है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस आती है। इंट्रापर्सनल, देखिए जब हम खुद का आत्मबोध कर पाते हैं, खुद की फीलिंग्स को समझ पाते हैं, अपनी इमोशंस को समझ पाते हैं, अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं, तो वहाँ पर कौन सी होती है, तो वहाँ पर अंतः व्यक्तिक होती है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखिए क्वेश्चन पुटअप किया जाता है काउंसलिंग, काउंसलर जो होते हैं उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है। तो काउंसलर कौन होते हैं, जिनके पास हम लोग जाते हैं अपनी दिक्कत परेशानी के लिए, मतलब जो दूसरों की मनोभावनाओं को, दूसरों की जो मानसिक क्षमताएं होती हैं उनको पहचान पाते हैं, तो वो होते हैं वो हो जाते हैं इंटरपर्सनल। ठीक है, देखिए इंट्रा होती है जब हम खुद की चीज़ों को समझ रहे हैं, जब हम दूसरों की चीज़ों को समझते हैं तो वो होती है इंटरपर्सनल। ठीक है, तो दोनों अलग अलग डेफिनेशंस हैं, आप लोगों को याद रखनी है, दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वाइगॉत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता कौन सी है। व्यवहारवादी सिद्धांतों को की उनकी आलोचना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, या फिर ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। तो देखिए जो वाइगॉत्स्की और जीन पियाजे हैं उनके परिप्रेक्ष्य में जो एक प्रमुख विभिन्नता है वो है भाषा और चिंतन को लेकर के, भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों और लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्न में से आप सबसे अधिक किससे सहमत होंगे। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर वो दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर देखिए आप लोगों को सिर्फ ऑप्शंस दिखाती हूँ कौन सा सही है। देखिए
लड़कियों को सेवाभाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। या फिर यौवनारंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती हैं। नेक्स्ट है, सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। या फिर लड़के सेवाभाव करने वाले नहीं हो सकते हैं क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं। तो देखिए, हम नहीं बोल सकते कि जन्म से लड़के ऐसे होते हैं। आप लड़कियों को पॉइंट आउट करेंगे। यहाँ पर चीज़ क्या पूछी गई है कि कौन सा इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों और लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो विकल्प सही हो जाएगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि देखिए लड़कियों को सेवाभाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है कि लड़के रोते नहीं है, वो अपने इमोशंस नहीं दिखा सकते लोगों को। तो ये क्या हो जाती है, एक रूढ़िबद्ध धारणा है जो लोगों के अंदर बनी हुई है पहले से ही। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हों। तो देखिए ये कब होगा, सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानक, देखिए एक समान मानक नहीं बनाने हैं। अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि आप लोगों को अंतिम परिणाम पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। या फिर पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति और आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास क्यों ना कर ले। तो देखिए हम ये चीज़ नहीं बोल सकते कि बच्चा अनुत्तीर्ण होगा चाहे हम उस पर कितना भी प्रयास क्यों ना करें। बच्चे कुछ निश्चित क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। तो देखिए ये चीज़ नहीं होती, बच्चे किसी भी कमी के साथ पैदा नहीं होते हैं, ये आप उसको नहीं कह सकते। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि आपको विचार करने की आवश्यकता, जो पाठ्यक्रम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, शिक्षण पद्धति इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आकलन की प्रक्रियाओं का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे की कमियां नहीं निकालनी है, इसलिए जहाँ पर भी ऐसा ऑप्शन आता है जहाँ पर बच्चे के अंदर कमियां ढूंढी जाती हैं वो विकल्प गलत होगा पेडागोजी में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियाँ करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है, बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं, या फिर बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो देखिए बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है और आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है, ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी कक्षा में कुछ बच्चे जो गलतियाँ करते हैं उनकी परिस्थिति का विश्लेषण करने के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। तो वह क्या कर रही है? विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है, या फिर केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही होगा। तो वो क्या कर रही है? अपने विचारों का संगठन कर रही है और उसके द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश बच्चा कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? तो देखिए बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना और उनका हल करते समय सहयोग देना। तो देखिए ये सबसे बेहतर होता है कि जब बच्चा कोई भी कार्य कर रहा है, कोई भी समाधान आप बच्चे को करने के लिए दे रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या करें? बच्चे को पहले मौका दें, उसके बाद उसकी सहायता करें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया है, बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए सिर्फ देखने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है, सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना। तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। समस्या को समाधान करने के लिए वस्तु रूप लेना, तो ये भी यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक कि इसकी अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया गया हो।
नेक्स्ट है अधिगम केवल तभी होता है यदि वह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है, या फिर अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। तो देखिए सबसे जो बेस्ट होता है वो होता है अधिगम जो होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है निम्न में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। नेक्स्ट है अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, या फिर विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। तो देखिए विकास जो है वो क्या होता है? परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेक्शन होता है मैचुरेशन का और एक्सपीरियंस का। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से आपको सही यहाँ पर विकल्प देखना है। एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। नेक्स्ट है एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व। देखिए परिवेशीय प्रभावों का आप बोलेंगे कि कम महत्व होता है तो ये तो बिल्कुल ही यहाँ पर गलत होगा। वंशानुक्रम और परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट होते हैं ये क्या होते हैं? इनकी अंतःक्रिया से ही क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का विकास होता है वो प्रभावित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है समाजीकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की, घुलने मिलने और समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की, या फिर मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। तो देखिए जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है? मूल्यों विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व सक्रियात्मक बच्चे याद करने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? तो देखिए कौन सी स्टेज होती है, किस चीज़ के लिए होती है? परिकल्पित निगनात्मक तर्कता की अयोग्यता, व्यक्तिगत कल्पित कथा या फिर विचार की अनुत्क्रमणीयता जो पलट न सके, उच्च स्तर की अमूर्त तात्विकता की कमी। तो देखिए जीन पियाजे अनुमोदन करते हैं कि जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है उसमें बच्चा कंजर्व करने में अनेबल क्यों होता है? तो देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? क्योंकि उसके अंदर इरिवर्सिबिलिटी होती है, विचारों की उलट पलट नहीं कर सकता वो अपने विचारों को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब आप उसको बोलेंगे कि a+b करो, मान लीजिए 1+2 आपने बोला करने के लिए तो वो 3 कर देगा, लेकिन अगर आप 2+1 देंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। मतलब वो इरिवर्सिबिलिटी उसके अंदर नहीं है, वो किसी भी चीज़ को पलट नहीं सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, अनुकूलन की प्रक्रिया, या फिर उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा? तो देखिए यहाँ पर जो बच्चा है जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया तो अनुकूलन की प्रक्रियाएं होती हैं प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन। एडेप्टेशन जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो वो दिया गया है पियाजे की थ्योरी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर। तो देखिए ZPD क्या होता है? ना तो आप सीमा को निर्धारित करेंगे, ठीक है, ना ही बच्चों को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा और प्रकृति, बच्चे अपने आप क्या कर सकती हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। तो देखिए भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है कि जहाँ तक बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है किसी कार्य को और उसके बाद जो है वो बच्चा सहायता से करता है, तो वो उसके बीच का जो अंतर होता है वो होता है ZPD। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा सा कटा हुआ है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूंगी। एक बहु सांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्न में से कौन सी चीज़ सम्मिलित हो। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता, तथ्यों की वैधता, या फिर अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना। नेक्स्ट है आकलन उपकरण के मानकीकरण या फिर अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो देखिए
कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आप लोगों को फोकस करना है कि अध्यापिका बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में क्या सुनिश्चित करेगी, तो अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर देखते हैं कौन सा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका निम्न में से क्या देखा जाएगा। तो इनकी भूमिकाओं में क्या चीज़ देखेंगे। फर्स्ट दिया गया है एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा के साथ अंकों के साथ सहसंबंध किया जाएगा। विद्यार्थी अपने आकलन के लिए एकमात्र निर्धारक हों। विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे, या फिर शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका को नकारना। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। विद्यार्थी क्या करेंगे, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट यहाँ पर है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यार्थियों को विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट दिया गया है, हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुँच होनी चाहिए। नेक्स्ट दिया गया है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी है। नेक्स्ट दिया गया है, प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। तो समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा तरीका अध्यापिका के लिए एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो देखिए कौन सा यहाँ पर उपयुक्त होगा। यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्य में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती हैं, मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को देना, या फिर बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब बच्चा समस्याओं को हल करता है। तो देखिए उस समय सबसे ज़्यादा ध्यान देना है बच्चे के ऊपर जब बच्चा किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक अध्यापिका समाज में वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। या फिर नेक्स्ट दिया गया है, विद्यालयी व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात और रूढ़िबद्ध धारणाएं झलकती हैं। उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करना। देखिए अवसरों को यहाँ पर आप कम कर रहे हैं कि उनको प्रताड़ित ना किया जाए, ऐसा नहीं है। वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों की बात यहाँ पर आप नहीं करेंगे कि सिर्फ नियमों का अनुपालन करें। कौन सा सही है, किस तरीके से आप हैंडल करेंगे वंचित वर्गों से आए बच्चों के लिए, तो वो हो जाएगा। देखिए विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात और रूढ़िबद्ध धारणाएं झलकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, अनुसंधान से पता चला कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान, देखिए केवल जहाँ पर आता है वो नेगेटिव हो जाता है और चीज़ आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं तो केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि व्याख्यान विधि तो वैसे भी बच्चे को निष्क्रिय कर देती है। तो इस विधि का हम कम से कम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पेडागोजी में इस विधि को नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, नेगेटिव पूछा है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए इनमें से कौन सी अधिगम अशक्ता वाले बच्चे की विशेषता है। फर्स्ट है 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्य में लगे रहना, एक ही प्रकार की गत्यात्मक प्रक्रिया को बार बार दोहराना। ठीक है, और नेक्स्ट दिया गया है धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट जाने में कठिनाई होना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर अधिगम अशक्ता वाले बच्चों की विशेषता है, तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। तो देखिए धारा प्रवाह रूप से पढ़ने और शब्दों पर पलट जाने में कठिनाई, ये क्या होती है, ये होती है लर्निंग डिसएबिलिटी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए थोड़ा सा यहाँ से साइड से कटा हुआ है क्वेश्चन, लेकिन मैं आप लोगों को मीनिंग बता दूंगी। निम्न में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग का वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट है वो दिया गया है, प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं या फिर प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। बच्चों को अपने भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। या फिर नेक्स्ट दिया गया है, जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस कराया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। देखिए बच्चे को ये फील नहीं कराना है कि उनके अंदर बुद्धि की कमी है, ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। बल्कि आप क्या करेंगे कि जो प्रश्न है, देखिए प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा की ओर वो उनको लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थी की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करती है। फर्स्ट दिया गया है, जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। या फिर जब संकल्पनात्मक परिवर्तन और विद्यार्थियों की वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। या फिर जब कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होते हैं। नेक्स्ट है, जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थियों की योग्यताओं के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए जो सर्वोत्तम क्षमता होती है वो कब पोषित होती है, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों की वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विविध विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि अध्यापिका की मनोदशा क्या है, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, बच्चे के निष्पादन का स्तर या फिर बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा, तो वो होता है बच्चे के निष्पादन का स्तर। ठीक है, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती। तो देखिए ये तो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास किए सीख जाएंगे क्योंकि यह उनकी जन्मजात विशेषता है। तो देखिए ऐसा नहीं होता है, लड़के भी गणित में वीक देखे जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां ही वीक होती हैं गणित में। विद्यार्थियों को कार्यविधिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है, चाहे वे संकल्पनात्मक आधार नहीं समझते हों। तो देखिए ये तो यहाँ पर बिल्कुल गलत है। कौन सा सही हो जाएगा, तो देखिए विद्यार्थियों की गलतियाँ उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियाँ उपलब्ध कराती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं। एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। या फिर एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। या फिर एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा और आर्थिक स्तर में कमी के कारण होती है। तो देखिए हम आर्थिक कारक को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, ना ही वंशानुक्रम होती है, ठीक है, और ना ही सरकार की इसमें कोई कमी, बल्कि क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि एक बच्चे की जो असफलता है वो व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का प्रतिबिंबित करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन पेपर था वो आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।